हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप क्या है। देन हम आगे देखेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, और इन दोनों के भी हम नेचर के बारे में जानेंगे। आप सबके लिए एक जो बोनस रहेगा आज की वीडियो में, जो हम कई सारे साइड टॉपिक्स कवर करेंगे ब्रीफ में। राइट, वो टॉपिक कौन कौन से होंगे? वो टॉपिक होंगे इंडक्टिव मेथड, देन डिडक्टिव मेथड, देन बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। इन चारों टॉपिक को हम काफी ब्रीफ में कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पॉलिटिकल के माने काफी डिटेल में हम समझ चुके थे कि जी पॉलिटिकल थ्योरी दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, पॉलिटिकल प्लस थ्योरी। तो लास्ट वीडियोस में हम पॉलिटिकल के बारे में ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जी थ्योरी का मतलब क्या होता है। थ्योरी का मतलब होता है सिस्टेमेटिक नॉलेज। तो जी जब हमें किसी भी चीज की सिस्टेमेटिक नॉलेज हो जाती है तो हम उसे थ्योरी कहते हैं। भाई थ्योरी और क्या क्या काम करती है? भाई थ्योरी किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने का काम करती है। राइट, कि भाई जिस तरीके से एक एलीट थ्योरी है डेमोक्रेसी की, कि भाई जिसमें परेटो, मोस्का, ये इनने अपनी अपनी बातें कही हैं। तो भाई थ्योरी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करती है कि पर्टिकुलर फिनोमेना क्यों हुआ है। और दूसरा जो काम करती है थ्योरी, थ्योरी भाई किसी भी जो एक्शन है उसके लिए जस्टिफिकेशन हमें देती है कि जी ये चीजें थी इसीलिए ये चीजें हुई हैं। राइट, तो थ्योरी किसी भी एक्शन को जस्टिफाई कर देती है। तो यहां से हम समझ सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। भाई पॉलिटिकल का मतलब पहले ही पता लग गया, थ्योरी हमने यहां देख लिया जी सिस्टेमेटिक नॉलेज। तो पॉलिटिकल थ्योरी का बेसिक मतलब क्या हुआ? पॉलिटिकल थ्योरी रेफर्स टू दी सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। ठीक है भाई, जो पॉलिटिकल फिनोमिना हो रहे हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, उनकी हमें जब सिस्टेमेटिक नॉलेज हो जाती है तो उसे हम पॉलिटिकल थ्योरी कह सकते हैं। और एक और चीज हम कह सकते हैं जी, पॉलिटिकल थ्योरी इज द सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ systematic knowledge of the goals and methods of politics। ये जो पॉलिटिक्स के गोल्स एंड मेथड है उनके बारे में भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल थ्योरी की हम बेसिक डेफिनेशन समझ चुके हैं। सिस्टेमेटिक नॉलेज अबाउट द पॉलिटिकल फिनोमेना, पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ही आती हैं। इवन काफी सारे सालों से जो हम देख रहे हैं, कई सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, उन्हें भी हम कहीं ना कहीं क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी से कि पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप क्या क्या है। पार्टिकुलरली पॉलिटिकल थ्योरी थ्री टाइप ऑफ स्टेटमेंट से कंसर्न रखती है। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो? ये पहला इंपेरिकल स्टेटमेंट। इंपेरिकल क्या भाई? जो हम अपने सेंसेस के द्वारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सेंसेस क्या भाई? जो हमारी इंद्रियां हैं भाई, जो हम जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, पार्टिकुलरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं इंपेरिकल स्टेटमेंट। राइट, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? लॉजिकल स्टेटमेंट। भाई जो रीजनिंग पर बेस्ड हो, जैसे भाई 2+2=4, भाई ये पार्टिकुलरली रीजनिंग ही है कि दो और दो मिलेंगे तो चार ही होंगे। इस तरीके से जो भी स्टेटमेंट हो वो भी पॉलिटिकल थ्योरी का ही हिस्सा है। दो स्टेटमेंट हमने देख लिए जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सके या किसी रीजन के बेसिस पे हो। जैसे भाई मान सकते हैं, जैसे माने कि ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली, भाई सारे कुत्ते फ्रेंडली हैं, तो हम कह सकते हैं जी हम पे जो रॉकी नाम का डॉग है वो भी फ्रेंडली है। ये रीजनिंग होगी। अब थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है? ये थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स है इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स। इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स कैसे जी? जिनका हम वैल्यू जजमेंट करते हैं जी, ये राइट है, रॉन्ग है, कि जो ह्यूमन लाइफ का पर्पस है वो मीट हुआ है नहीं हुआ है, इन ये सारे क्या हो गए? इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स। मतलब उसमें हम पार्टिकुलरली पर्सन या ग्रुप अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से डिसाइड करता है ये चीज सही है या गलत है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल थ्योरी थ्री टाइप ऑफ स्टेटमेंट से कंसर्न रखती है। अब आगे बढ़ते हैं।
अभी तक हम समझ चुके पॉलिटिकल थ्योरी में एम्पिरिकल स्टेटमेंट, वही सेंस एक्सपीरियंस थ्रू ऑब्जर्वेशन, मतलब हम ऑब्जर्व करके जिनके बारे में सही या गलत बता कर सके। लॉजिकल जो हम बता चुका भाई रीजनिंग बेस्ड है। ये दोनों किसका पार्ट है? ये दोनों पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। यानी अब हमें बेसिक डिफरेंस पता लग गया। जो पॉलिटिकल साइंस के 3 स्टेटमेंट्स है, एम्पिरिकल प्लस लॉजिकल, अगर जहां एम्पिरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट आ जाए वो पॉलिटिकल साइंस से कंसर्न चीजें रहेंगी। और थर्ड वन एवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स, जो वैल्यू जजमेंट पर बेस्ड है, राइट। अब ये क्या बचा भाई? ये पॉलिटिकल फिलोसफी का हिस्सा हो गया। अब हम इन चीजों को थोड़े डिटेल में अब समझते हैं। अब यहां तक तो क्लियर हो गया ना? अब हम सबका जी एम्पिरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट तो पॉलिटिकल साइंस है और इवेल्युएटिव स्टेटमेंट है हमारे पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब भाई क्योंकि करेक्ट ऑब्जर्वेशन, भाई जो चीज मुझे दिख रही है वही साथ वाले पर्सन को दिख रही है, या साथ वाले पर्सन को जो खुशबू आ रही है वही मुझे आ रही है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो भाई जिस चीज का करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड करेक्ट रीजनिंग, भाई डिफरेंट पर्सन अगर सही रीजनिंग करेंगे तो भाई सिमिलियर कंक्लूजन ही आएगा। ठीक है, यानी जो इंपेरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं वो अगर कोई भी इंसान डिफरेंट कितने ही हो सेम ही कंक्लूजन आएगा। तो ये बेसिक फंडा है पॉलिटिकल साइंस का। यानी इंपेरिकल एंड लॉजिकल स्टेटमेंट आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, ये उन्हें कोई भी आदमी वेरीफाई कर सकता है। जस्ट लाइक वोटिंग बिहेवियर, कि भाई उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में किस तरीके से वोटिंग बिहेवियर डिफाइन करता है, जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि क्वांटिफाइबल डाटा है। अब आगे बढ़ते हैं। भाई समटाइम्स इस तरीके से एलिगेशन लगाए जाते हैं जो थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। कौन से थर्ड टाइप? इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स, जिनकी हम इवेल्युएशन करते हैं वो इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेफरेंसेस के बेसिस पे होते हैं। मतलब भाई किसी इंसान के लिए कुछ चीज सही हो सकती है, किसी के लिए कुछ और, या पार्टिकुलरली भाई एक ग्रुप बोल सकता है जी सोशलिस्टिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, दूसरा ग्रुप बोल सकता है जी प्राइवेट प्रॉपर्टी सोशल प्रोग्रेस डिफाइन करेगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेफरेंसेस का वैल्यूज जब चूज करी जाती हैं तो इस तरीके से एलिगेशन लगाया जाता है, पार्टिकुलरली पॉलिटिकल फिलोसफी पे। क्योंकि भाई वैल्यूज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और ग्रुप टू ग्रुप अलग हो सकती हैं, और कोई रिलायबल मेथड नहीं है भाई, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है जिससे हम डिसाइड कर सके कि क्या चीज सही है या क्या चीज गलत। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस पर पॉलिटिकल फिलोसफी पर एलिगेशन लगाए जाते हैं। और वन कैन नॉट साइंटिफिकली डिस्कवर द पर्पस ऑफ यूनिवर्स और ह्यूमन लाइफ, क्योंकि जहां भी आप देखोगे पॉलिटिकल फिलोसफी में वहां कहीं ना कहीं हमें गुड लाइफ के बारे में या गुड सोसाइटी के बारे में बताया ही जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसोफर देखें, भाई प्लूटो हो गए या सोक्रेटिस हो गए, भाई ये हमें कहीं ना कहीं गुड लाइफ, हैप्पीनेस, इस तरीके से सोसाइटी का हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें बताते हैं कहीं ना कहीं गुड लाइफ को अपनी दिमाग में रख के। पर भाई हम साइंटिफिकली डिस्कवर नहीं कर सकते इन चीजों को, क्योंकि ये वेरीफाइबल नहीं है। करेक्ट ऑब्जर्वेशन और करेक्ट रीजनिंग इनके बारे में हम कई बार नहीं हमें पता चल पाती। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फिलोसफी पे एलिगेशन कभी कभी लगाया जाता है। इसीलिए कई सारी जो 1960s के पीरियड में कई सारी जो पॉलिटिकल साइंस में रिसर्चेज हुई या आगे बढ़ा पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन, उनमें जैसे पॉजिटिविज्म हो गया, लीगल पॉजिटिविज्म हो गया, बिहेवियरलिज्म हो गया, इनने बात करी वैल्यू फ्री अप्रोच की, कि जी वैल्यूज डिसाइड नहीं करेंगी, हमें जिन चीजों को हम देख सकते हैं या करेक्ट रीजनिंग हो सकती है, सुन सकते हैं, उसी चीज को हम पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा मानेंगे। वैल्यू फ्री अप्रोच। ठीक है, कोई भी पुरानी चीज ये हमें इस तरीके से नहीं बताएगी कि ये वैल्यू समाज को आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी का जो इतने सालों से इतिहास चला आ रहा था उस पर क्वेश्चन मार्क इन तीनों अप्रोचेस ने लगाया। लेकिन एक चीज हमें समझनी होगी भाई, पॉलिटिकल थ्योरी कैन नॉट बी कन्फाइंड टू द साइंटिफिक नॉलेज। भाई पॉलिटिकल थ्योरी को हम खाली साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पर ही नहीं रख सकते।
क्योंकि इट इज इक्वली कंसर्न विद डिटरमाइनिंग वैल्यूज। भाई जब तक वैल्यूज नहीं होंगी तो हम खाली साइंटिफिक बेसिस पे नहीं कर सकते। जैसे भाई अगर मान लीजिए वोटिंग बिहेवियर ही डिसाइड करेगा कि जी इतने परसेंट वोट पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को करे को दिए गए हैं, अगर हम इसी चीज पे फंसे रहेंगे तो हम लार्जर क्वेश्चन कभी नहीं पूछ पाएंगे कि जी इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है या नहीं, कौन कौन से सिटीजन्स उसमें हटे हैं या नहीं, माइनॉरिटी के राइट्स का ध्यान रखा है या नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वैल्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्योंकि वैल्यूज डू हैव ए साउंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। भाई वैल्यूज कहीं ना कहीं लॉजिकल स्ट्रक्चर रखती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो समाज का जो पावरफुल ग्रुप होता है या ऐसा दूसरा ग्रुप जो उसके अपोज में हो, वो इन स्टेटमेंट्स को बाइज्ड कर देते हैं कहीं ना कहीं अपने पार्टिकुलर प्रेफरेंसेस से। जैसे अगर मार्क्सिज्म जो मार्क्सवादी ग्रुप है वो हमेशा बोलेगा भाई सोशलिस्टिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम कैपिटलिस्ट मॉडल देखेंगे, भाई कैपिटलिस्ट हमेशा बोलेंगे जी ये चीज नहीं होनी चाहिए, खाली प्राइवेट प्रॉपर्टी ही ह्यूमन प्रोग्रेस कर सकती है। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल फिलोसफी जब लोग आइडियोलॉजी में मिंगल कर देते हैं तो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। पर एट द लार्जर एंड भाई वैल्यूज साउंड लॉजिकल स्ट्रक्चर रखती ही है। जैसे भाई ह्यूमन राइट्स, भाई हमें ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना चाहिए और इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई पूरे समाज में भाई इक्वलिटी होनी चाहिए, पार्टिकुलरली वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। ठीक है, तो भाई कुछ वैल्यूज हैं जो लॉजिकल स्ट्रक्चर रखती हैं, पर कई बार कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इनको बाइज स्टेटमेंट्स बना देते हैं और वो ही पॉलिटिकल फिलोसफी में बार बार एलिगेशन लगाते हैं जी ये ग्रुप टू ग्रुप या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकती हैं। तो इसको दूर करने का क्या तरीका बताया? इसको दूर करने का ये है जी, डिफरेंट वैल्यूज के जो अपहोल्डर्स हैं वो एक जगह आए, आपस में बातचीत से समझौता करें और एक दूसरे के व्यूज को समझने की कोशिश करें, यदि पार्टिकुलर पर्सन इस तरीके से क्यों सोच रहा है, और सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल निकाले जाएं। जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया था ह्यूमन राइट्स। ठीक भाई, इक्वलिटी फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। इस तरीके से अगर हम कुछ वैल्यूज पे एग्री हो जाते हैं तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई वैल्यूज डिसाइड करती हैं किसी भी पब्लिक पॉलिसी या कोई डिसीजन कि जी वो ठीक डिसीजन है या नहीं। क्योंकि अगर अब जब तक हम वैल्यूज डिसाइड नहीं करेंगे, खाली नंबर्स के पीछे पड़ेंगे कि जी मेजोरिटी हमारे साथ है, तो यूटिलिटेरियनिज्म कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकता है। और अगर हम वैल्यूज को डिसाइड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम छोड़ देंगे तो ये इरेस्पॉन्सिबल हैंड्स में जा सकती है विद डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस। राइट भाई, जैसे ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ नाजिज्म, कि नाजीवादी ग्रुप भाई ये अच्छा है, ये सुपीरियर रेस है, ये इंफीरियर रेस है। तो काफी सारे हमने डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। इसीलिए हमें कुछ साउंड वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी और जिनको हम किसी भी हालत में छोड़े नहीं। ठीक है, इस पे कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय रखी है। जैसे पॉलिटिकल साइंस के 2 एक्सपर्ट हैं, जॉर्ज कॉटलिन एंड एंड्रयू हैकर। इनने बोला है कि पॉलिटिकल थ्योरी एक लार्जर ग्रुप है। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आती है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक, तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी दोनों से मिलकर बनती है। ऐसे नहीं कह सकते हम कि खाली साइंटिफिक मेथड ही डिसाइड करेंगे या खाली वैल्यूज ही डिसाइड करेंगी। ठीक है, ये दोनों मिलकर ही पॉलिटिकल थ्योरी बनाते हैं। अब आगे देखते हैं जी जॉर्ज कॉटलिन ने क्या बोला है। जॉर्ज कॉटलिन ने बोला है द थ्योरी मीन्स पॉलिटिकल थ्योरी। The political theory itself is divided into political science and political philosophy. भाई पॉलिटिकल थ्योरी खुद से ही डिवाइडेड है पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में। ठीक है, यानी इन्होंने किसी भी एक ग्रुप के लिए ऐसे नहीं बोला ये ही ग्रुप रहना चाहिए। ठीक है, इनने दोनों को कंबाइंड करने की बात करी। साथ ही इनने बोला कि कंबाइनिंग द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद सोशियोलॉजी।
यानी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस यानी इंपेरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट, इंपेरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट या जो साइंटिफिक मेथड है जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी से मिलने चाहिए। यानी समाज में कुछ वैल्यूज होंगी तो पॉलिटिकल थ्योरी हमेशा ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन सोसाइटी को गाइड करेगी और जिससे समाज आगे बढ़ेगा। ये व्यूज थे जॉर्ज कॉटलिन के। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ देखते हैं दूसरे एक्सपर्ट के क्या व्यूज हैं, एंड्रयू हैकर के। एंड्रयू हैकर ने बोला एवरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्लेज ए डबल रोल। भाई डबल रोल वो प्ले करते हैं, क्या क्या भाई, वो साइंटिस्ट भी होते हैं और फिलोसोफर भी होते हैं। यानी इंपेरिकल लॉजिकल स्टेटमेंट्स भी उनका ध्यान रखेंगे, साथ के साथ इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स का यानी वैल्यूज का भी वो ध्यान रखेंगे। न्यू थ्योरिस्ट यानी नो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कैन मेक ए लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन नॉलेज। यानी भाई ह्यूमन नॉलेज में कोई भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता तब तक वो दोनों में भरोसा नहीं कर सकता हो। कौन कौन से, साइंस में भी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी में भी। साइंस और फिलोसफी दोनों में उन्हें करना पड़ेगा, तभी जाके एक कॉम्प्रिहेंसिव आप रिसर्च पेपर या कॉम्प्रिहेंसिव आप अपनी प्रिंसिपल से कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी आप दे सकते हैं, जब आप साइंस और फिलोसफी दोनों में आपने कहीं ना कहीं वर्क कर रखा होगा। द साइंटिफिक पार्ट ऑफ ए थ्योरी कैन ओनली अचीव कोहेरेंस एंड सिग्निफिकेंस इफ द राइटर हैज ए प्री कॉन्सेप्ट आइडिया और द गोल्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। क्या मतलब है, यानी भाई आपने साइंटिफिक पार्ट आपकी थ्योरी का तभी वैलिड है जब हमारे ब्रेन में या हमारे सोसाइटी में कुछ ना कुछ एंड गोल जरूर हो कि जी गुड सोसाइटी का मतलब क्या होता है। कि प्रोग्रेस का मतलब खाली एक ग्रुप का प्रोग्रेस है या महिलाओं का, या जो समाज में वल्नरेबल सेक्शंस है, एससी है, एसटी है, ब्लैक अमेरिकन है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, या खाली जीडीपी ही के समाज के लिए प्रोग्रेस है या पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, या हैप्पीनेस है। तो कहीं ना कहीं एंड गोल जब तक हमारे दिमाग में नहीं होगा तो साइंटिफिक पार्ट हमें नैरो व्यू देगा। तो एंड्रयू हैकर का ऐसा मानना था भाई पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं उन्हें डुअल रोल प्ले करना चाहिए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का भी और पॉलिटिकल फिलोसोफर का ही, तभी समाज आगे बढ़ेगा और एक आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे पॉलिटिकल फील्ड में। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी को दोनों ने ही बोला पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी का कॉम्बिनेशन है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, भाई पॉलिटिकल थ्योरी मस्ट कॉम्प्रिहेंड बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल थ्योरी के दो मेजर कंपोनेंट है, एक पॉलिटिकल साइंस, दूसरा पॉलिटिकल फिलोसफी। अब जहां तक हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, भी पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि साइंटिफिक मेथड की बात हुई है, इंपेरिकल यानी हम अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं, लॉजिकल जिसे हम रीजनिंग से समझ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस बात करती है द फैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, यानी रियल सिचुएशन क्या है और क्या लॉज हैं, क्या कानून है जो हमारे एक्चुअल बिहेवियर को गवर्न करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इसके इक्विवेलेंट बताऊं साइंस में, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, कि भाई वो लॉ है, भाई वो कागज का टुकड़ा हो या पहाड़ हो, वो सब पे एप्लीकेबल होगा। राइट, इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस भरोसा करती है, वही फैक्ट्स देती है हमें वो पॉलिटिकल लाइफ के, जी इतने लोगों ने पर्टिकुलर इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया, इतने लोगों ने गवर्नेंस का जब हमने सर्वे किया उसमें पार्टिसिपेशन किया। राइट, तो पॉलिटिकल साइंस हमें ये चीज देती है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल फिलोसफी बताती है वैल्यूज के बारे में कि भाई क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ठीक, यानी कई बार खाली हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस या जीडीपी के नाम पे पूरे पर्यावरण को ही क्षति ना पहुंचा दे। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए हमारे लिए इकोलॉजी या पर्यावरण या वाइल्ड लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फिलोसफी हमें वैल्यूज से रूबरू कराती है। तो यहां तक हम ये चीजें देख चुके। ईच प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी शुड बी स्टडीड बाई प्रॉपर मेथड। भाई यानी पॉलिटिकल थ्योरी की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारे ह्यूमन सोसाइटी में जो नए नए इश्यूज हैं, वो प्रॉपर मेथड के द्वारा ही होने चाहिए, तभी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हमारे ब्रेन में आएगी। अब प्रॉपर मेथड कौन कौन से, भाई दो मेथड है, एक साइंटिफिक मेथड और दूसरा नॉर्मेटिव मेथड। ठीक है,
अभी जैसे बार बार एक चीज रहेगी भाई, साइंटिफिक मेथड किससे कंसर्न रहेंगे, पॉलिटिकल साइंस से, और नॉर्मेटिव मेथड पॉलिटिकल फिलोसफी पे। साइंटिफिक मेथड माने भाई जो हम ऑब्जर्व कर सकें, नॉर्मेटिव मेथड भाई हमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए, व्हाट शुड आई डू और व्हाट शुड आई नॉट डू। ठीक है, ये चीजें आती हैं नॉर्मेटिव मेथड के अंदर। तो दोबारा समझते हुए, साइंटिफिक मेथड क्या भाई, साइंटिफिक मेथड फोकस करता है फैक्ट्स पे जो हम सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उनके रिलेशनशिप को देखता है और देखता है जी कौन सा लॉज और रिलेशंस को गवर्न कर रहा है। पर्पस क्या होता है इसका भाई, ऐसी नॉलेज गेन करना फैक्ट्स के बारे में जिसे वेरीफाई किया जा सकता है, प्लस उसके बेसिस पे ये इवेंट्स का एक्सप्लेनेशन भी देता है कि जी पर्टिकुलर लोग यहां इकट्ठे हो गए इसीलिए यहां ये प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स के बेसिस पे पर्पस इसका होता है चीजों का एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन देना, और ये पॉलिटिकल साइंस का एसेंशियल फीचर है साइंटिफिक मेथड। ठीक, पॉलिटिकल साइंस का एसेंशियल फीचर है साइंटिफिक मेथड। यहां तक हम देख चुके भाई, अब देखते हैं नॉर्मेटिव मेथड क्या है। भाई नॉर्मेटिव मेथड में क्या है, जैसा मैंने आपने बताया था, ये बताता है डिटरमाइन व्हाट वी ऑट टू डू और व्हाट वी नॉट ऑट टू डू। ठीक है, यानी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इट इज द एरेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन अवर वैल्यूज एंड आइडियल्स। वही ये हमारे अंदर रिफ्लेक्शन की कहता है जी, हमें अपनी वैल्यूज लगातार इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए एज ए सोसाइटी, और एक स्टैंडर्ड वैल्यूज की तरफ जाना चाहिए। भाई जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज में पहले स्लेवरी को वैलिड माना जाता था जी, गुलामी अच्छी चीज है, पर अब ये पूरी तरीके से निषेध कर दी गई जैसे जैसे समाज की कॉन्शियसनेस आगे बढ़ी है। राइट, तो भाई ये रिफ्लेक्शन के द्वारा ही संभव है, अदरवाइज अगर हम खाली फैक्ट के बेसिस पे रहते तो कई सारे जो सोशल इल्स थे वो कभी दूर ही नहीं हो पाते। इट इज कंसर्न विद द जजमेंट ऑफ गुड एंड एविल, राइट एंड रॉन्ग, ये क्या सही है क्या गलत है, ये उससे काफी ज्यादा इसके बारे में नॉर्मेटिव मेथड हमें बताते हैं। While agreement of certain principle on this issues is possible, nobody can claim, मतलब भाई कुछ इश्यूज पे लोगों में कनकरेंस हो सकता है कि जी हम इस चीज पे एग्री करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक मेथड सुपीरियर होगा, क्योंकि जब एक चीज को या एक पर्टिकुलर व्यूज को आप सुपीरियर कह दोगे तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन होता है टोटलिटेरियन सोसाइटी का। ठीक, जैसा हम देख सकते हैं भाई, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो थिंकर है प्लेटो, इनने बोला था कि फिलोसोफर किंग्स ही रूल करने चाहिए। ठीक है, और भाई अगर हम, और इनको ही सारे राइट्स होने चाहिए, तो भाई अगर हम रियल लाइफ में अगर इस चीज को इंप्लीमेंट करने पे आ गए तो इट विल बी टर्न्ड आउट टू बी टोटलिटेरियन सोसाइटी, जहां भाई वाइफ्स हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, फैमिली हो गई, इसके बारे में बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ खाली एक ही आदमी की वैल्यूज को हमने सुपीरियर कह दिया कि सारी जो नॉलेज है वो मेरे अंदर ही है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, एक पर्टिकुलर व्यूज को हम सुप्रीम नहीं कह सकते। हाँ, हालांकि कुछ व्यूज पे हम एग्री कर सकते हैं, बट नो बडी कैन क्लेम टू हैव ए फाइनल वर्ड इन दिस बिहाफ। तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव मेथड्स की एक बढ़िया चीज है, जिसपे कहीं ना कहीं हम लोगों को एग्री होने की जरूरत है। Each party is expected to advance sound agreement to substantiate its stand। मतलब भाई हर पार्टी को अपने जो आर्ग्यूमेंट है उसको सिद्ध करने के लिए अपनी बातों को वो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव मेथड किसके अंदर आएगा, पॉलिटिकल फिलोसफी का एक इसेंशियल हिस्सा है नॉर्मेटिव मेथड। अब आगे बढ़ते हैं भाई, पॉलिटिकल थ्योरी में अभी हम समझ चुके हैं भाई, पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी से मिलकर बनती है। दो मेथड भी हम देख चुके हैं भाई, साइंटिफिक मेथड और नॉर्मेटिव मेथड, ये चीजें हम देख चुके। साथ ही साथ हम थ्री स्टेटमेंट्स देख चुके, कौन कौन से, एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स,
लॉजिकल स्टेटमेंट्स और साथ ही साथ इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स। ठीक, तो ये चीजें हम देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं भाई पॉलिटिकल थ्योरी में फोकस ऑफ स्टडी क्या रहता है। भाई क्या चीज की हम पॉलिटिकल थ्योरी में स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी में स्टडी करते हैं हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, जस्टिस क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, सोशल प्रोग्रेस हम किसे बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट और आइडियाज को हम इसमें स्टडी करते हैं। साथ ही साथ हम पॉलिटिकल थ्योरी में और क्या स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या? भाई पार्लियामेंट किस तरीके से वर्क करेगी, जुडिशरी किस तरीके से वर्क करेगी, एग्जीक्यूटिव किस तरीके से वर्क करेगी, इंटरेस्ट ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, एनजीओ वगैरह, तो उनका बिहेवियर क्या होगा, ये भी हम सारी चीजें किसके अंदर ही स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। अब जैसे मैंने बताया था भाई हर एक के अलग अलग मेथड होंगे। ठीक, तो मेथड क्या है भाई? एक तो डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक मेथड हो सकता है जो पॉलिटिकल साइंस के लिए एसेंशियल है। दूसरा क्या हो सकता है? नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल मेथड। क्या होना चाहिए, क्या एंड गोल है ह्यूमन सोसाइटी का या ह्यूमन वैल्यूज, कौन सी सुप्रीम है कौन सी नहीं है, ये सारी किसके अंदर आएंगे? नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल मेथड के अंदर। अब क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर जो चीज है उसे एक पर्टिकुलर मेथड के द्वारा ही स्टडी करा जाएगा, तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और पॉलिटिकल आइडियाज को हम किसके द्वारा स्टडी करेंगे? नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल मेथड के द्वारा। यहां तक चीजें क्लियर हुई भाई? जैसे भाई लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है या इक्वलिटी है, जस्टिस है, ये हम स्टडी करेंगे फिलोसॉफिकल मेथड के द्वारा। फिलोसॉफिकल मेथड जैसे हम देख सकते हैं जी, प्लूटो ने क्या बोला, फिर जॉन रॉल्स ने क्या बोला, ठीक है, नोजिक ने क्या बोला, बर्लिन ने क्या बोला, तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल मेथड के तहत देखेंगे और अपनी पर्टिकुलर सोशल कॉन्शियसनेस के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आज के लिए क्या चीज वैलिड है। जैसे याद करो लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा था, नॉर्मेटिव आर्ग्यूमेंट, नॉर्मेटिव मेथड की एक एसेंशियल चीज है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टैंड हमेशा राइट नहीं हो सकता। कुछ वैल्यूज पे हम एग्री कर सकते हैं लेकिन एक मेथड सुप्रीम नहीं है, तो ये एक खासियत है नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल मेथड की। अब दूसरी तरफ जहां साइंटिफिक मेथड का यूज होगा, जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर को, भाई किस तरीके से वोटिंग बिहेवियर है, किस तरीके से कास्ट इंपैक्ट करती है इलेक्शन के सरकमस्टांसेस को, ठीक है, या भाई किस तरीके से पॉलिटिकल एक्टर्स फॉरेन पॉलिसी को इंपैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम किसके अंदर देखेंगे? डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक मेथड के अंदर हम चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और आइडियाज मेटिव फिलोसॉफिकल मेथड के द्वारा, ठीक, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और बिहेवियर कौन से मेथड के द्वारा? डिस्क्रिप्टिव एंड साइंटिफिक मेथड।